नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम दोस्तों गेहूं की क्रॉप, धान की क्रॉप, ज्वार बाजरा की क्रॉप, इन क्रॉपों को पढ़ाएंगे जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो यहाँ पर सबसे पहले गेहूं की क्रॉप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है टिट्टिकम स्टाइवम। फैमिली पूछे तो ग्रेमिनी इसकी फैमिली होती है, या इसका दूसरा नाम होता है पोएसी। ठीक है, ग्रेमिनी या पोएसी गेहूं का कुल है यानी फैमिली है। गेहूं की उत्पत्ति स्थान की बात करें तो गेहूं का जो उत्पत्ति स्थान है दोस्तों, ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया माना गया है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया या कभी कभी तुर्की दिया होता है। इसके बाद देखेंगे कि गेहूं का क्रोमोसोम संख्या कितना होता है। तो याद रखेंगे 2n बराबर 42 क्रोमोसोम संख्या हो गया। अनाजों का राजा किसे कहते हैं? तो गेहूं को अनाजों का राजा कहते हैं। अब बात आती है कि गेहूं किस प्रकार की जलवायु में पनपता है। तो गेहूं जो है दोस्तों, यह शीतोष्ण जलवायु में पनपता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारत में अनाज वाली फसलों के उत्पादन की दृष्टि से गेहूं का कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, दूसरा स्थान है। अगर पूछे गेहूं में दाना और चारा का अनुपात कितना होता है, तो गेहूं में दाना और चारा का अनुपात पूछे या भूसा का अनुपात पूछे तो 1:1.5 याद रखना है। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। अब देखेंगे गेहूं के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है। तो गेहूं के लिए जो उपयुक्त मृदा होती है दोस्तों, वो सैंडी लोम यानी एलुवियल सॉइल होती है। गेहूं के फसल के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6 से लेकर 8.5 पीएच सबसे बेस्ट माना गया है गेहूं की खेती के लिए। अब देखेंगे दोस्तों, गेहूं का बीज जो है क्या कहलाता है। तो गेहूं का जो बीज है दोस्तों, ये कैरियोप्सिस कहलाता है। याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेहूं के दानों का परीक्षण भार कितना होता है। तो परीक्षण भार आपको याद रखना है 40 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 दानों का भार जो होता है 40 ग्राम होता है, उसी को हम परीक्षण भार कहते हैं। 13 नंबर पॉइंट देखेंगे, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा क्या है। तो गेहूं के अंदर प्रोटीन की मात्रा 11 से लेकर 12% पाई जाती है। गेहूं के दानों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो 68 से लेकर 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब देखेंगे गेहूं में मुख्य रोग कौन कौन से लगते हैं। तो गेहूं के अंदर रस्ट लगता है, वो 3 प्रकार का होता है। एक ब्राउन रस्ट होता है, एक येलो रस्ट और एक ब्लैक रस्ट। 3 प्रकार के रस्ट लगते हैं गेहूं में। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक पैदा होने वाली फसल कौन सी है। तो पूरे विश्व की बात करें तो सबसे अधिक जो पैदा होने वाली फसल है वो हमारा गेहूं है। पॉइंट नंबर 17 देखेंगे, गेहूं की लंबाई कम करने वाला जीन कौन सा है, यानी बौना गेहूं उत्पन्न करने वाला जीन कौन सा है। तो RH जीन याद रखेंगे। 18 नंबर पॉइंट कह रहा, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गेहूं की सामान्य बीज दर क्या है। तो सामान्य बीज दर आपको याद रखना है दोस्तों, 100 से लेकर 125 किलोग्राम। गेहूं की फसल में NPK की मात्रा तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 120 नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा देते हैं। इसके बाद गेहूं की फसल में लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखते हैं। तो 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे गेहूं में कुछ मुख्य सिंचाई अवस्था किसे मानते हैं। तो गेहूं में जो मुख्य सिंचाई अवस्था दोस्तों CRI स्टेज को माना जाता है। पॉइंट नंबर देखेंगे 23 नंबर पॉइंट दोस्तों स्क्रीन पर है। गेहूं में बोनेपन के लिए कौन सा जीन डाला जाता है। तो बोनेपन जीन जो डाला जाता है दोस्तों नोरिन 10 याद रखना है आपको। 24 नंबर पॉइंट करा, गेहूं की सिंगल जीन ड्वार्फ किस्म कौन सी है। यहाँ पर दोस्तों पूछा है सिंगल जीन ड्वार्फ किस्म, तो यहाँ पर सोनालिका आपको याद रखना है। 25 नंबर पॉइंट कर रहा है, गेहूं की डबल जीन ड्वार्फ किस्म कौन सी है। तो डबल जीन ड्वार्फ जो किस्म हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी कल्याण सोना, अर्जुन और जनक। ये तीनों ही वैरायटी आपको याद रखना है, ये डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी है। 26 नंबर पॉइंट कर रहा है, गेहूं की ट्रिपल जीन ड्वार्फ किस्म कौन सी है। तो ट्रिपल जीन ड्वार्फ जो किस्म है दोस्तों, वो हीरा है, मोती है, जवाहर है और ज्योति है। ये किस्में आपको याद रखना है। 27 नंबर पॉइंट कर रहा है, गेहूं में कौन सा केल्विन चक्र पाया जाता है।
काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो C3 यहाँ पर पाया जाएगा, याद रखेंगे। 28 नंबर कह रहा है गेहूं में परागण जो होता है किस प्रकार का होता है, तो वह स्वपरागण होता है। 29 नंबर पॉइंट कह रहा है गेहूं को गहराई पर बोया जाता है कितने सेंटीमीटर, तो याद रखना है 5 सेंटीमीटर। 30 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है, ब्रेड गेहूं होता है तो उसका वैज्ञानिक नाम बताना है ब्रेड गेहूं का, तो टेट्रिकम एस्टाइवम होता है ब्रेड गेहूं का। मैक्रोनी गेहूं का पूछे तो आपको बताना है टेट्रिकम ड्यूरम। टेट्रिकम ड्यूरम को मैक्रोनी गेहूं के नाम से जाना जाता है। 32 नंबर पॉइंट कह रहा है गेहूं के प्रमुख खरपतवार कौन सा है, तो याद रखेंगे बथुआ है, गुल्ली डंडा, जिसको गुल्ली डंडा को गेहूं का मामा कहते हैं, गेहूंसा कहा जाता है, और फ्लेरिस माइनर के नाम से भी जाना जाता है। 33 नंबर पॉइंट कह रहा है गेहूं में अधिक उत्पादन हेतु अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है, तो क्रॉस बोआई, याद रखेंगे। 34 नंबर पॉइंट कह रहा है गेहूं की चपाती बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन कौन सी है, तो ग्लूटीन पाई जाती है गेहूं में, जो प्रोटीन होती है जिससे रोटी बनाई जाती है। 35 नंबर पॉइंट कह रहा है ऐसा प्रोटीन जो बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल सकता है, तो कौन सा है, ग्लूटीन। 36 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गेहूं में बीजोपचार के लिए रसायन उपयोग बताना है, तो सबसे पहले कवकनाशी यानी फंगीसाइड का प्रयोग करेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड का, फिर राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। FRI के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कवकनाशी जो प्रयोग करेंगे दोस्तों वो वीटावेक्स प्रयोग करेंगे, 2.5 ग्राम मात्रा लेंगे, प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करेंगे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कीटनाशी जो हम प्रयोग करेंगे क्लोरोपाइरिफास का प्रयोग करेंगे, 450 ml लेंगे, प्रति 100 किलोग्राम बीज से उपचारित करेंगे। उसके बाद देखेंगे तीसरा पॉइंट जो है एजोक्टोवेक्टर का 3 पैकेट हम 1 हेक्टेयर बुआई में प्रयोग करेंगे। 37 नंबर पॉइंट कह रहा है गेहूं का नकलची खरपतवार कौन सा है, तो गेहूं का जो नकलची खरपतवार जो है दोस्तों वो गुल्ली डंडा है, जिसको हम गेहूं का मामा कहते हैं। 39 नंबर पॉइंट कह रहा है गेहूं की फसल में लगने वाला प्रमुख कीट कौन सा है, तो गेहूं की फसल में सबसे जो प्रमुख कीट है दोस्तों वो दीमक है, और उसके बाद गुजिया बिविल है, और भंडारण में जो कीट लगेगा उसको हम छोटी इल्ली और खपरा बीटल के नाम से जानते हैं। 40 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है गेहूं की फसल के प्रमुख रोग बताना है, तो गेहूं के फसल के अंदर जो रोग लगते हैं भूरी गेरोई, पीली गेरोई और धारीदार रोली, गेहूं की काली रोली, अनावृत कंडुआ रोग, करनाल बंट, गेगला रोग, टुंगू रोग, येलो ईयर रोट और सेहू रोग और गेहूं का मोलिया, इतने प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं गेहूं की फसल में। 41 नंबर पॉइंट कर रहा है लूज स्मट, आपको बताना है इसका कारण क्या है, किस कवक के कारण लगता है लूज स्मट, तो यहाँ याद रखेंगे आस्ट्रिलेगोन्यूडा वैरायटी टिट्रिसाई, ठीक है। किस कवक का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि लूज स्मट जो गेहूं के अंदर लगता है कौन से कवक के कारण लगता है, तो कवक का नाम हो जाएगा आस्ट्रिलेगोन्यूडा वैरायटी टिट्रिसाई। चलते हैं पॉइंट नंबर 42 पर। 42 नंबर दोस्तों पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों गेहूं का इंटरनली सीड बॉर्न रोग जो है ये किसके कारण लगता है, ठीक है, गेहूं का अंतः बिजोड़ रोग है, तो यह एक प्रकार का अनावृत कंडुआ रोग है, ठीक है, याद रखेंगे अनावृत कंडुआ रोग है। यहाँ पर देखेंगे 43 नंबर पॉइंट अनावृत कंडुआ रोग रोकथाम कैसे करेंगे, यानी लूज स्मट जो है इसकी रोकथाम हम किस प्रकार करेंगे, क्या उपचार है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीज को कार्बोक्सिल समूह का वीटावैक्स से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करेंगे। दूसरा पॉइंट है सूर्य की धूप में 4 घंटे बीजों को उपचारित करेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि बीजों को गर्म पानी यानी 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए उपचारित करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। 44 नंबर पॉइंट कर रहा है करनाल बंट रोग का कारण क्या है, तो करनाल बंट रोग का कारण हो जाएगा दोस्तों निवोसिया या टिलेसिया इंडिका नामक कवक के कारण, ठीक है, याद रखना है निवोसिया या टिलेटिया इंडिका नामक कवक के कारण करनाल बंट रोग लगता है। 45 नंबर पॉइंट गेहूं का कैंसर रोग क्या कहलाता है, तो करनाल बंट को ही गेहूं का कैंसर रोग कहा जाता है, याद रखेंगे। 46 नंबर पॉइंट कह रहा है कौन से रोग से प्रभावित गेहूं की बालियों में सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है, तो करनाल बंट के अंदर देखने को मिलता है। करनाल बंट गेहूं का ऐसा रोग है
जो बालियों में सड़ी हुई मछली सी गंध उत्पन्न करता है। 47 नंबर पॉइंट कह रहा है गेहूं का गेगला रोग यानी ईयर कोकेल या सीड गाल जिसको कहते हैं किससे होता है? तो यह दोस्तों सूत्रकृमि द्वारा होता है यानी नेमेटोड्स द्वारा होता है। नेमेटोड्स का नाम पूछे तो एवियोना टेट्रिसाई द्वारा आपको याद रखना है, ठीक है, एवियोना टेट्रिसाई। 48 नंबर पॉइंट ध्यान देंगे दोस्तों, गेहूं का गेगला रोग की रोकथाम किससे करते हैं? तो गेहूं के अंदर जो गेगला रोग लगता है तो उसके लिए हम लोग बीजों को बुआई से पूर्व 20% नमक के घोल से डुबोकर उपचारित करते हैं। याद रखेंगे, अगर पूछे गेहूं को बुआई से पूर्व 20% नमक के घोल में डुबोकर कौन से रोग की रोकथाम की जाती है तो आपको बता देना दोस्तों, गेगला रोग। 49 नंबर, गेहूं में टुंडू रोग यानी येलो ईयर रोट रोग का कारण क्या है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। येलो ईयर रोट रोग का कारण पूछ रहा है तो कारण हो जाएगा क्लेवीबैक्टर टेट्रिसाई जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लेवीबैक्टर टेट्रिसाई बैक्टीरियल द्वारा होता है येलो ईयर रोट। इसका वाहक जो होता है दोस्तों वो होता है एवियोना टेट्रिसाई सूत्रकृमि, ये भी आपको याद रखना है, वाहक भी कभी कभी पूछ लेता है। 50 नंबर पॉइंट कर रहा है गेहूं का मोल्या रोग कौन से सूत्रकृमि द्वारा लगता है? तो आपको याद रखना है हेट्रोडेरा एवेनी नामक सूत्रकृमि द्वारा लगता है, ठीक है, मोल्या डिजीज। 51 नंबर पॉइंट कह रहा है अनाजों का पुटी या सिस्ट नेमेटोड जो होता है क्या कहते हैं, किसके द्वारा होता है? तो हेट्रोडेरा एवेनी को कहते हैं अनाजों का पुटी नेमेटोड, ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। 52 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 52 नंबर पॉइंट कह रहा है गेहूँ का मोल्या रोग की रोकथाम बताना है। तो ये 3 वर्ष तक फसल चक्र अपनाते हैं दोस्तों मोल्या रोग के लिए। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का भंडारण का प्रमुख कीट है। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, गेहूं का भंडारण का प्रमुख जो कीट है उसको हम खापरा बीटल कहते हैं, ठीक है, ट्राइगोडर्मा ग्रेनेरियम के नाम से इसको जाना जाता है। 54 नंबर पॉइंट कह रहा है भंडारण के कीटों की रोकथाम करते हैं। तो भंडारण के कीटों की रोकथाम हम सेल्फॉस गोली आती है जो कि एल्युमिनियम फास्फाइड से बनी होती है, 3 गोली प्रति टन अनाज के हिसाब से बंद कमरे में प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखना 3 गोली प्रति टन अनाज के हिसाब से बंद कमरे में प्रयोग करते हैं सेल्फॉस यानी एल्युमिनियम फास्फाइड की गोली। 55 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, गेहूं की फसल में चूहा नियंत्रण किससे करते हैं? तो जिंक फास्फाइड आपको याद रखना है, 2% से विष चुग्गा तैयार कर 6 ग्राम मात्रा प्रति आबाद बिल में डालते हैं, या इसके स्थान पर जिंक फास्फाइड अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो ब्रोमो लियोलोन यहाँ पर 0.005% केक के बनाकर आबाद बिलों के पास डालते हैं। दोस्तों अब हम अगली क्राप देखेंगे जौ, यानी इसको बार्ले के नाम से जाना जाता है। तो इसका बार्ले का वैज्ञानिक नाम, जौ का वैज्ञानिक नाम जो होता है होर्डियम वाल्गियर होता है, याद रखेंगे। जौ का क्रोमोजोम नंबर याद रखेंगे 2n = 14 होता है। जौ के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है कितनी पाई जाती है? 11.5% इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। अब बात करेंगे जौ के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो इसको हेड के नाम से जानते हैं या स्पाइक के नाम से जाना जाता है। 5वां पॉइंट कह रहा है लवणता और क्षारीयता के लिए सहनशील फसल कौन सी है? वो हो जाएगी जौ। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है जौ में स्टार्च के रूप में पाया जाता है। तो माल्ट पाया जाता है स्टार्च के रूप में, याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7 नंबर पॉइंट देखेंगे जौ की बुआई का उचित समय क्या है? तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर आपको याद रखना है टाइम। 8वां पॉइंट कह रहा है जौ के बीज दर बताना है। तो जौ का जो सीड रेट होता है दोस्तों 75 से लेकर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है जौ की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो शीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत में जौ के क्षेत्रफल और उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। क्षेत्रफल की बात करें चाहे उत्पादन में, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पर है। इसके बाद देखेंगे 11 नंबर पॉइंट कह रहा है जौ की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए
कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं? तो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं दोस्तों, उनको कंट्रोल करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 12 नंबर पॉइंट कह रहा है मोलिया निमेटोड रोगरोधी किस्म कौन सी है? ये काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मोलिया नेमाटोड रोगरोधी जो किस्म है आपको याद रखना RD 387, जिसको हम राज किरण के नाम से जानते हैं, RD 2035, RD 2052, RDB1, ये किस्में आपको याद रखना है। ये ऐसी किस्में हैं जो मोलिया नेमाटोड इसके अंदर नहीं लगता है। 13 नंबर पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है लवणता सहनशील किस्म कौन सी है? तो लवणता सहनशील किस्म आपको याद रखना है दोस्तों, रट लेना है BL2 और RD 2552, ठीक है, BL2 और RD 2552 दोनों ही किस्में आपको याद रखना है। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है जौ को 6 रो प्रजाति है, ठीक है, आपको बताना है जौ की कौन सी प्रजाति है जो 6 रो के नाम से जानती है, आज़ाद और ज्योति। इसके बाद देखेंगे 15 नंबर पॉइंट, जौ की छिलका रहित किस्म कौन सी है? तो छिलका रहित किस्म पूछा जाता है, डोलमा सबसे ज़्यादा आज तक एग्जाम में पूछा गया है, और करण 3, हिमानी, कैलाश, ये चारों ही किस्में आपको याद रखना है जो छिलका रहित किस्म है, डोलमा, करण 3, हिमानी, कैलाश। 16 नंबर पॉइंट, जौ की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? तो याद रखेंगे दोस्तों BM4, जो कि IARI नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है जौ में बोआई के समय कतार से कतार की दूरी कितनी रखते हैं? तो 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं। गेहूं में भी इतना ही था, 22.5 सेंटीमीटर, और इसके बाद जौ का भी आपको याद रखना है। 18 नंबर पॉइंट कह रहा है जौ के प्रमुख रोग कौन से हैं? तो जौ के प्रमुख रोग हैं आवृत कंडुआ, धारीदार रोग, मोलिया और ब्लॉच। 19 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, जौ की फसल में कवरड स्मेट रोग फैलता है। तो कवरड स्मेट रोग जो है ये फैलता है दोस्तों कवक के द्वारा, कवक का नाम हो जाएगा आस्टिलोगो कवक के कारण। 20 नंबर पॉइंट कह रहा है जौ की फसल में मोलिया रोग फैलाता है। तो जौ की फसल में मोलिया जो रोग है ये नेमाटोड के द्वारा फैलता है, ठीक है, किसके द्वारा फैलता है? नेमाटोड का। नेमाटोड की अगर प्रजाति पूछे तो हेट्रोडेरा एवेनी याद रखेंगे। 21 नंबर कह रहा है लवण और क्षारीयता के लिए सहनशील फसल कौन सी है? तो जौ और सरसों दोनों ही ऐसी जो फसल हैं वो लवण और क्षारीयता के प्रति सहनशील मानी गई हैं। 22 नंबर पॉइंट कह रहा है किसके दानों में अल्कोहल ईस्ट बियर बनाई जाती है? तो जौ से ईस्ट और बियर बनाई जाती है, याद रखें दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। 23 नंबर पॉइंट देखेंगे दोस्तों, जौ में धारीदार रोग किससे होता है? तो ये होता है दोस्तों हेलमिंथोस्पोरियम ग्रेमिनिस कवक के द्वारा। 24 नंबर पॉइंट कह रहा है देश में सर्वाधिक जौ का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अब हम लोग बाजरा की क्रॉप के बारे में देखेंगे, जहाँ से एग्रीकल्चर टीए में प्रश्न बनने की संभावना है। उन पॉइंटों को देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो याद रखना है पेनिसेटम ग्लूकम यल। बाजरा में सबसे अधिक क्षमता होती है, तो सूखा सहन करने की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। बाजरा में वसा पाई जाती है, तो 5% वसा पाई जाती है सबसे अधिक। और यहाँ पर देखेंगे बाजरा की संकर किस्म निकाली गई है, तो ये HB हाइब्रिड बाजरा 1 1965 में निकाली गई थी। 5वां पॉइंट देखेंगे बाजरा का बीज 1 हेक्टेयर में बोया जाता है, तो 4 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। 6 नंबर देखेंगे बाजरा की फसल किस राज्य में अधिक उगाई जाती है? तो राजस्थान में। 7 नंबर पॉइंट देखेंगे बाजरा को कहा जाता है तो गरीबों का भोजन कहा जाता है दोस्तों। 8 नंबर पॉइंट देखेंगे बाजरा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो 67% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 18 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पॉइंट कह रहा है अर्गट रोग का रोग कारक बताना है। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अर्गट रोग का रोग कारक जो हो जाएगा दोस्तों ये कवक के कारण होता है। कवक का नाम पूछे तो क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस आपको याद रखना है। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है अर्गट रोग की रोकथाम किससे करते हैं? तो अर्गट रोग की जो रोकथाम है दोस्तों ये बीज को बोने से पहले 20% नमक के घोल में उपचारित करके साफ पानी में धोकर बोएं।
20 नंबर पॉइंट कह रहा है ग्रीन ईयर या हरित बाली रोग का कारक बताना है। तो ये भी दोस्तों कवक के कारण होता है। कवक का नाम पूछे तो स्केलेस्पोरा ग्रेमिनिकोला आपको याद रखना है। 21 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन ईयर या हरित बाली रोग का रोकथाम किससे करते हैं। तो रोकथाम पूछा है दोस्तों, तो ये कवक के कारण होता है, तो कवकनाशी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो मेटालेक्सिल कवकनाशी से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित किया जाता है। 22 नंबर पॉइंट कर रहा है बाजरा में लगने वाला कीट। तो बाजरा में लगने वाला कीट जो है कातरा है, तना मक्खी है और सफ़ेद लट है, याद रखेंगे। 23 नंबर कह रहा है बाजरा के प्रति पौधे 1 हेक्टेयर में लगभग कितने लगते हैं। तो आपको बताना है बाजरा के पौधे प्रति हेक्टेयर कितने लगते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे 1,50,000 पौधे 1 हेक्टेयर में लगते हैं। 22 नंबर पॉइंट कर रहा है बाजरा की उन्नतशील किस्में बताना है। तो बाजरा की उन्नतशील किस्में दोस्तों MP-MEH 17 है, 21 है, RHB 234 है और यहाँ पर HHB 67 है और धन शक्ति है। 23 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है। बाजरा की फसल का प्रमुख कीट पूछ रहा है। तो सफ़ेद लट याद रखेंगे, होल्कोट्रिकिया कॉन्सिगुनिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है सफ़ेद लट का। तो ये बाजरे का प्रमुख कीट माना गया है। 24 नंबर कह रहा है सफ़ेद लट को कंट्रोल कैसे करेंगे, नियंत्रण कैसे करेंगे। तो नियंत्रण करने के लिए हम शस्य प्रबंधन क्रियाएं अपनाएंगे, जैसे प्रकाश, यहाँ पर लाइट ट्रैप का प्रयोग किया जाएगा। गर्मियों में वर्षा होने के बाद पूरे गाँव में कृषकों द्वारा ये एक अभियान चलाना चाहिए लाइट ट्रैप का, ठीक है। इसके द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कंट्रोल करने के और भी तरीके हैं, जैसे हम बात करें जैविक नियंत्रण। तो जैविक नियंत्रण के लिए हम मेटाराइजियम और एनिसोफ्लाई नामक फफूंद का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बीज उपचार के माध्यम से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बीज यहाँ पर उपचारित करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी उपाय है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों 25 नंबर पॉइंट जो हमारा कह रहा है कि कातरा, जिसको हम हेयर कैटरपिलर के नाम से जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एम्सेक्टा मूरी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, हेयर कैटरपिलर को। इसके बाद 26 नंबर पॉइंट कह रहा है कातरा या हेयर कैटरपिलर का नियंत्रण कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इसको नियंत्रण करने के लिए वही प्रक्रिया है, यानी कि शस्य प्रबंधन के लिए हम प्रकाश पास लाइट ट्रैप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, वयस्क जो है स्लब को पहली वर्षा होने के बाद आकर्षित करके नष्ट कर देते हैं और खेत के चारों ओर खाई खोद देंगे। इसके द्वारा भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और खरीफ सीजन के बाद गहरी जुताई करने पर सुसुप्तावस्था में पड़े वो जो प्यूपा हैं ज़मीन से बाहर आ जाते हैं और सूर्य की धूप में नष्ट हो जाते हैं। और रासायनिक कंट्रोल करने के लिए हम मेलाथियान 5% का स्प्रे करेंगे या किनोलफास 1.5% की दर से यहाँ पर 25 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए भुरकाव करेंगे। दोस्तों अब हम लोग मक्का क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। मक्का क्रॉप से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो इस क्रॉप को दोस्तों हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो है दोस्तों, ये मक्का का वानस्पतिक नाम पूछ रहा है। तो सब लोग जानते हैं जियामेज इसका वैज्ञानिक नाम होता है। मक्का की फैमिली पूछे तो ग्रेमिनी या पोएसी इसकी फैमिली होती है। मक्का में क्रोमोजोम संख्या यानी गुणसूत्र संख्या आपको बताना है, 2n = 20 होता है। मक्के का उत्पत्ति स्थान पूछे तो मैक्सिको। मक्का को कहा जाता है तो अनाजों की रानी के नाम से इसको जाना जाता है। मक्का का दाना क्या कहलाता है, कैरियोप्सिस कहलाता है। मक्का का पुष्प होता है तो द्विलिंगी होता है यानी मोनोसियस होता है। इसके बाद मक्का किस ऋतु की फसल है, तो सब लोग जानते हैं मक्का जो है दोस्तों ये खरीफ ऋतु की फसल है, लेकिन इसको रबी सीजन में भी उगाया जाता है। जैसे बिहार है, बिहार में रबी सीजन में भी हम इसको उगा सकते हैं। 9 नंबर पॉइंट कर रहा है मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है, तो लुधियाना पंजाब में स्थित है। संकर मक्का की बीज दर बताना है तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। भारत में कौन सा राज्य जो है मक्का उत्पादन का प्रथम स्थान है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 12 नंबर पॉइंट कर रहा है मक्का के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान, तो 21 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे बेस्ट माना गया है दोस्तों।
12 नंबर पॉइंट कह रहा है दोस्तों, मक्का के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान, तो 21 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है दोस्तों, मक्का की संकर किस्म कब रिलीज की गई थी, तो 1961 में रिलीज की गई थी, याद रखेंगे। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है, भारत में रबी ऋतु में मक्का कितने प्रतिशत उगाई जाती है, तो 15%। 15 नंबर पॉइंट कह रहा है, चारे के लिए मक्का की बीज दर कितनी रखते हैं, तो 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है, मक्का के दानों में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो लगभग 10 से लेकर 11% पाई जाती है। 17 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है, मक्का में खरीफ ऋतु में लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखते हैं, तो 60 × 20 सेंटीमीटर रखा जाता है। मक्का की बुआई सामान्यतः करते हैं तो 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोते हैं, याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 18 नंबर कह रहा है, मक्के की बुआई सामान्यतः करते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर। इसके बाद कह रहा है, मक्के में नर पुष्प को क्या कहते हैं, तो टेसल कहा जाता है मक्के में नर पुष्प को। मक्का में मादा पुष्प को क्या कहते हैं, तो सिल्क के नाम से जानते हैं। भारत में मक्का का सर्वप्रथम कार्य शुरू किया गया था, तो ये 1957 में शुरू किया गया था AICRPM के द्वारा। मक्का किस समूह का पौधा है, तो C4 है। मक्का है, गन्ना है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब C4 के प्लांट के अंतर्गत आएंगे। 23 नंबर पॉइंट कर रहा है, मक्का की खेती के लिए उपयुक्त तापमान, तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना गया है। 24 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है दोस्तों, मक्का को कहा जाता है, तो मक्का को दोस्तों अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मक्का की रबी फसल की बुआई राजस्थान में कहाँ करते हैं, तो बांसवाड़ा में किया जाता है। 26 नंबर पॉइंट कह रहा है, मक्का की बुआई करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो मेज प्लांटर के नाम से इसको जानते हैं। 27 नंबर पॉइंट कह रहा है, मक्का की बुआई कौन सी दशा में करनी चाहिए, तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में करनी चाहिए। 28 नंबर पॉइंट कह रहा है, मक्का में सफ़ेद काली रोली किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है। 29 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर आ चुका है, मक्का में कौन सी जीन पाई जाती है, तो OPEC2 और फ्लोरी2। 30 नंबर पॉइंट कह रहा है, मक्का में सर्वप्रथम एकल संकरण की खोज किसने की थी, तो EM ईस्ट और GS सल ने 1910 में की थी। 31 नंबर पॉइंट कह रहा है, मक्का में सर्वप्रथम डबल संकर की खोज किसने की थी, तो डबल संकरण की खोज जो है मक्का के अंदर DF जोन्स के द्वारा 1920 में किया गया था। 32 नंबर पॉइंट कह रहा है, मक्का किसकी सबसे उपयुक्त फसल है, तो मक्का जो है दोस्तों इससे साइलेज बनाया जाता है, ठीक है, हरे चारे से साइलेज बनाया जाता है, पशुओं का चारा है। 33 नंबर पॉइंट कह रहा है, मक्का की संकर किस्म होती है, तो मक्का की जो संकर किस्में हैं दोस्तों वो कौन कौन सी हैं, दक्कन 103, गंगा सफ़ेद 2, गंगा 101, पूसा संकर 2, रणजीत, हाई स्टार, ये जितनी किस्में देख रहे हैं दोस्तों ये सब हाइब्रिड किस्में हैं इसकी मेज की। 34 नंबर पॉइंट कह रहा है दोस्तों, मक्का की संकुल किस्म कौन सी है, तो संकुल किस्म आपको बता देना है, अंबर है, किसान है, विक्रम है, जवाहर है, सोना, विजय प्रताप, नवजोत, ये सब मक्का की कंपोजिट वैरायटियां हैं। 35 नंबर पॉइंट कह रहा है, मक्का में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत होता है, तो 76.8% होता है। 36 नंबर पॉइंट कह रहा है, मक्का में खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, तो एल्ट्राजीन के प्रयोग से किया जाता है, ठीक है। मक्का में कौन से खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है, तो एल्ट्राजीन आपको याद रखना है। 37 नंबर पॉइंट कह रहा है, मक्का की फसल में सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो 500 से लेकर 800 mm। 38 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है, मक्का का प्रमुख रोग कौन सा है, तो मक्के का जो प्रमुख रोग है दोस्तों डाउनी मिल्ड्यू, जिसको तुला सीता रोग के नाम से भी जानते हैं। डाउनी मिल्ड्यू यानी तुला सीता रोग का कारण क्या है, तो यह दोस्तों कवक के कारण लगता है। कवक का नाम पूछे तो आपको बता देना है, पेरेनोस्पोरा मेंडिस। 40 नंबर पॉइंट कर रहा है, मक्के का सफ़ेद कलिका रोग किससे होता है, यानी व्हाइट बर्ड मक्के में किससे लगता है, तो ZN की कमी के कारण लगता है। मक्के का प्रमुख हानिकारक कीट कौन सा है, तो तना छेदक आपको याद रखना है। 43 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, टीए में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। मक्का में किस कीट के प्रकोप से पौधों में मुख्य तना और ऊपरी भाग सूख जाता है, ठीक है, जिसको हम डेड हर्ट के नाम से जानते हैं।
तो आपको बताना है मक्के में किस कीट के प्रकोप से पौधों में मुख्य तना जो है और ऊपरी भाग सूख जाते हैं, जिसको हम डेड हर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे तना छेदक, जिसको हम चिलो पार्टेलस के नाम से जानते हैं। 43 नंबर पॉइंट कह रहा है तना छेदक की रोकथाम कैसे करते हैं। ठीक है, काफ़ी मोस्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो इसकी रोकथाम के लिए दोस्तों हम सबसे पहले अंड परजीवी व्याप का प्रयोग करते हैं, यानी एग पैरासाइट का प्रयोग करते हैं। ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1,00,000 अंडे 5 ट्राइकोकार्ड के द्वारा प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। इसके अलावा दूसरा रोकथाम है कैटेसिया फ्लेविस नामक लार्वा जो है, ये भी पैरासाइट है जो कि बायो एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा दानेदार कीटनाशक की बात करें तो यहाँ पर पिफ्रोनिल अथवा कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम तना छेदक को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। अगली क्रॉप है हमारी दोस्तों धान, जिसको हम पेड़ी के नाम से जानते हैं। धान से भी एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो धान का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों ओराइजा सेटाइवा। फैमिली की बात करें तो ग्रेमिनी या घास कुल इसका होता है। धान का उत्पत्ति स्थान पूछे तो एंडोवर्मा या दक्षिणी पूर्वी एशिया कहा जाता है। विश्व में कितने प्रतिशत लोग धान का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो 60% पूरे विश्व में जो धान का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। 5वां पॉइंट कह रहा है विश्व में धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है। क्षेत्रफल तो है इंडिया में, लेकिन उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा, चीन करता है। 6वां पॉइंट है दोस्तों कि धान में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित रहती है, तो सबसे कम प्रोटीन धान के अंदर देखने को मिलता है 6 से 7%। 7वां पॉइंट है कि विश्व में धान के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो चीन जो है ये प्रथम स्थान पर है और इंडिया जो है दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ देख सकते हैं धान के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। 9वां नंबर पॉइंट कह रहा है धान के उत्पादन वर्ष में ऋतुओं में होता है। तो धान जो है दोस्तों ये 3 ऋतुओं में उत्पादन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 3 ऋतुओं में इसका उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। 10 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। भारत में खाद्यान्न की दृष्टि से प्रथम स्थान दिया गया है, तो धान को दिया गया है, याद रखेंगे। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है विश्व का 90% धान पैदा होता है, तो एशिया में पैदा होता है। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है धान जो है तीनों ऋतुओं में बोया जाता है। जैसे अस की बात करें तो शरद में बोया जाता है, अमन की बात करें खरीफ में बोया जाता है, बोरो की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है धान किस प्रकार का पौधा है, तो स्वपरागित धान का पौधा है। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है धान नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण करता है, तो अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। 15 नंबर पॉइंट कह रहा है चावल का टेस्ट वेट कितना होता है, तो 25 ग्राम होता है 1000 दानों का भार। 16 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धान की जो प्रोटीन होती है उसको क्या कहते हैं, तो ओराइजीन प्रोटीन कहा जाता है। धान के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है 1 किलो धान के उत्पादन में पानी की आवश्यकता होती है, तो 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 किलो धान उत्पादन करने के लिए। 19 नंबर कह रहा है डेपोग से नर्सरी तैयार करने के लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, तो 25 से 30 मीटर स्क्वायर आवश्यकता होता है। 20 नंबर पॉइंट कह रहा है धान कैसा पौधा है, तो धान जो है C3 पौधा है, लघु दिवस वाला पौधा है। 21 नंबर पॉइंट कह रहा है धान के दानों को क्या कहते हैं, तो कैरियोप्सिस कहा जाता है, याद रखेंगे। 22 नंबर पॉइंट कह रहा है धान की प्रथम बोनी जीन कौन सी है, तो DGO जीन ये धान की प्रथम बोनी जीन है। 23 नंबर पॉइंट कह रहा है धान के कौन से भाग को पेनिकल कहते हैं, तो पुष्पक्रम को पेनिकल कहा जाता है, याद रखेंगे। धान के कौन से भाग को पेनिकल कहते हैं, तो धान के पुष्पक्रम को पेनिकल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। 24 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। धान की बासमती जो किस्म है इसका परीक्षण यानी टेस्ट वेट कितना होता है, तो 21 ग्राम होता है 1000 दानों का भार। 25 नंबर पॉइंट कह रहा है सबसे अधिक नाइट्रोजन का नुकसान धान की किसके द्वारा होता है, तो बी नाइट्रीकरण के द्वारा होता है, याद रखेंगे। 26 नंबर पॉइंट कह रहा है सामान्यतः 1 हेक्टेयर धान की बुआई हेतु नर्सरी की आवश्यकता होती है, तो 1000 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। 27 नंबर पॉइंट कह रहा है डेपोग विधि से तैयार नर्सरी में पौधा तैयार किया जाता है, तो 11 से लेकर 14 दिन में तैयार हो जाती है डेपोग विधि से नर्सरी। 28 नंबर पॉइंट कह रहा है धान के खेतों में गैस निकलती है, तो मीथेन के द्वारा निकलती है।
29 नंबर पॉइंट कह रहा है धान के साथ ढैंचा उगाकर 25 से 30 दिन बाद 2,4-D का छिड़क कर ढैंचा को धान के खेत में मिलाना क्या कहलाता है? तो ब्राउन मैन्योरिंग के नाम से इसको जानते हैं। 30 नंबर पॉइंट कह रहा है धान का पौधा है, तो धान का जो पौधा है दोस्तों ये अर्ध जलमग्न पौधा है। 31 नंबर पॉइंट कह रहा है धान का पौधा ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो ये पत्तियों में उपस्थित अरेनकाइमेटस ऊतकों द्वारा ये करता है। ठीक है, याद रखेंगे धान में उपस्थित होते हैं अरेनकाइमेटस ऊतक जो होते हैं, इसके द्वारा धान जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। 32 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। धान के लिए उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए, तो उष्ण और नम जलवायु अच्छी मानी गई है दोस्तों। 33 नंबर पॉइंट कह रहा है धान के खेत में कौन से पोषक तत्व की मात्रा बढ़ती है? तो फास्फोरस, आयरन और यमयन। 35 नंबर कह रहा है धान कुल की प्रजातियां हैं, तो धान कुल की 24 प्रजातियां हैं, आपको याद रखना है। 36 नंबर पॉइंट कर रहा है लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रजातियों की खेती की जाती है, वो कौन कौन सी है? ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा गुलेब्रेमा। ठीक है, ये दोनों ही प्रजातियां काम में लाई जाती हैं। 37 नंबर पॉइंट कह रहा है धान की फसल के लिए उत्तम मृदा कौन सी है? तो चिकनी मटियार या मटियार दोमट, ये मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। 38 नंबर पॉइंट कह रहा है अम्लीय भूमि में खेती की जा सकती है, किसकी? धान की। 39 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। धान में यहाँ पर देखेंगे भारत में धान की प्रथम किस्म TN1 लाई गई थी। कब लाई गई थी? तो 1964 में लाई गई थी। 40 नंबर पॉइंट कह रहा है धान की जो राजस्थान में निकाली गई किस्म कौन सी है? तो धान की एक वैरायटी राजस्थान से निकाली गई है, उस वैरायटी का नाम है माही सुगंधा। ठीक है, माही सुगंधा जो वैरायटी है राजस्थान से निकाली गई है। 41 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत में 1968 में प्रथम भारतीय उच्च उपज वाली आर्द्रबोनी किस्म जया को विकसित किया गया। तो किसने विकसित किया था? डॉक्टर शास्त्री ने विकसित किया था जया को। 42 नंबर पॉइंट कह रहा है कि धान की नई पद्धति है, तो SRI जो है जिसको हम श्री पद्धति के नाम से जानते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। 43 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। पडलिंग की जाती है, तो पडलिंग की क्रिया दोस्तों धान में की जाती है, याद रखेंगे। पडलिंग का उद्देश्य पूछे तो पानी का रिसाव रोकना, खरपतवार नियंत्रण और पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ाना, ये होता है पडलिंग का उद्देश्य। 45 नंबर पॉइंट कह रहा है धान में पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं, तो 20 × 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। 47 नंबर कह रहा है हाइब्रिड धान की बीज दर बताना है, तो 10 से लेकर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 48 नंबर कह रहा है धान की फसल में नर्सरी की विधियां हैं, तो डेपोग विधि, गीली क्यारी विधि, दोनों ही विधियां आपको याद रखना है। 49 नंबर कह रहा है धान में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता है, तो 30 से लेकर 40%। 50 नंबर पॉइंट कह रहा है सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है? तो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक जो है अमोनियम सल्फेट है, याद रखेंगे। इसके बाद 51 नंबर पॉइंट कह रहा है धान की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो एजोला हो जाएगा, नील हरित सेवाल हो जाएगा, एजोक्टोबैक्टर आदि हो जाएंगे। 52 नंबर पॉइंट कह रहा है नील हरित सेवाल प्रति वर्ष धान के खेत में नाइट्रोजन कितना इकट्ठा करते हैं? तो 20 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इकट्ठा कर देते हैं। 53 नंबर पॉइंट कह रहा है धान की फसल के लिए सामान्यतः जलमांग है, तो 900 से लेकर 2500 mm जलमांग की आवश्यकता होती है। 54 नंबर पॉइंट कह रहा है धान की फसल में प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो धान की फसल में सबसे प्रमुख जो खरपतवार है जंगली धान है, सांवा है, मोथा है, ये सब मुख्य रूप से देखे जाते हैं। 55 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो धान की खड़ी फसल में जुताई कर अधिक पौधे खेत से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोबारा पॉइंट सुनेंगे, धान की खड़ी फसल में से जुताई कर अधिक पौधे खेत से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बुशनिंग क्रिया कहते हैं। 56 नंबर पॉइंट करा धान की फसल के लिए प्रमुख खरपतवार नाशी कौन सा है? तो धान की फसल में खरपतवार नाशी प्रोपेनिल, बेंथियोकार, ब्यूटाक्लोर, एनिलफोस और पायरेजो सल्फ्यूरॉन आदि हैं। 57 नंबर पॉइंट कह रहा धान की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट कौन से हैं? तो प्रमुख कीट हो जाएंगे धान का पीला तना छेदक,
गंदी बग, धान का हिप्सा और भूरा फुदका, धान का केज वर्म। ये प्रमुख कीट हैं धान की फसल के। 58 नंबर पॉइंट कह रहा है धान की फसल में प्रमुख रोग कौन कौन से लगते हैं। तो प्रमुख रोग की बात करें तो धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग प्रमुख रोग है। इसके बाद धान का ब्लास्ट रोग, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, धान का टुंगरो रोग, धान का ऊफरा रोग, धान का खैरा रोग। ये प्रमुख रोग हैं कौन से, धान के। 59 नंबर पॉइंट देखेंगे धान में खैरा रोग होता है तो ZN की कमी के कारण होता है, यानी जस्ता की कमी से लगता है। 60 नंबर पॉइंट कह रहा है धान की भूरी पत्ती धब्बा रोग होता है तो किससे होता है, किस फंगस के कारण होता है। तो फंगस का नाम बता देना है दोस्तों, हेलमिंथियोस्पोरियम ओराइजी। ठीक है, हेलमिंथियोस्पोरियम ओराइजी नामक फफूंद के कारण लगता है धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग। 61 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है धान का एकल भच्छी प्रमुख कीट कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पीला तना छेदक। 62 नंबर पॉइंट कह रहा है धान के पीला तना छेदक कीट के इसके लक्षण क्या है। तो धान के पीला तना छेदक कीट का पौधों पर जो लक्षण उत्पन्न होंगे दोस्तों वो इस प्रकार होंगे। पौधों के तने पर छेद कर मुख्य प्रारोह को सुखा देते हैं जो कि डेड हर्ट कहलाता है। बाद में उनसे कलियां दानों के बिना रह जाती हैं जिसे सफ़ेद बाली रोग कहा जाता है। 63 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है धान के पीला तना छेदक कीट की रोकथाम कैसे करेंगे। तो इसके रोकथाम के लिए हम नर्सरी अवस्था में इस कीट की मादा पौधे की पत्तियों के ऊपरी टिप पर अंडे देती हैं और पौधे के लीफ टिप्स को काट कर जला देते हैं, या ट्राइकोडर्मा जेपोनिकम 50,000 प्रति हेक्टेयर प्रयुक्त कर सकते हैं। 64 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है धान का गंदी बग कीट का नाम बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धान का गंदी बग कीट का नाम बताना है। तो लेप्टोकोरेसिया एक्यूटा जो है ये नाम हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद बात करें 65 नंबर कह रहा है धान की फसल में दाने बनते समय कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धान की फसल में दाने बनते समय कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है। तो गंदी बग आपको याद रखना है। 66 नंबर कौन से कीट धान में वायरस जनित ग्रासी स्टंट रोग वाहक है। तो ये हो जाएगा धान का भूरा फुदका। 67 नंबर पॉइंट धान के पौधे में वायरस जनित व्याधि को फैलाता है, यानी टुंगरो डिजीज को फैलाता है। कौन फैलाता है। तो ग्रीन लीफ हॉपर फैलाता है, याद रखेंगे। धान में नर्सरी का बताना है क्रिसेक रोग किससे होता है। तो क्रिसेक रोग जो है दोस्तों ये बैक्टीरियल द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम भी आपको याद रखना है, जेंथोमोनास ओराइजी। 69 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है धान में जीवाणु पत्ती झुलसा रोग किससे होता है। तो याद रखेंगे जेंथोमोनास ओराइजी बैक्टीरिया द्वारा। 70 नंबर पॉइंट कह रहा है धान में ऊफरा रोग होता है। तो ऊफरा रोग जो दोस्तों होता है धान के अंदर ये होता है डाइटेलिंकस एंगस्टस नामक नीमोटोड के द्वारा। 71 नंबर पॉइंट कह रहा है जलमग्न धान के खेतों में खैरा रोग किससे होता है। तो जस्ते की कमी के कारण होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे ज्वार से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज्वार का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों सोरघम बाइकलर। ज्वार का उत्पत्ति स्थान पूछे तो अफ्रीका आपको बता देना है। ज्वार का कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं। ज्वार के बीज दर ली जाती है। तो अनाज के लिए अगर बुआई कर रहे हैं तो 9 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बहु कटाई चारे के लिए 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है ज्वार के लिए जलवायु की आवश्यकता होती है। तो गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। 6 नंबर पॉइंट देखेंगे ज्वार के लिए जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया गर्म। ज्वार की फसल उत्तम होती है तो दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी ज्वार की फसल होती है, याद रखेंगे। 7वां पॉइंट कह रहा है ज्वार की फसल किस ऋतु में ली जाती है। तो खरीफ ऋतु में ली जाती है। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है लगातार ज्वार को सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है। तो लगातार अगर हम ज्वार का सेवन करें तो पेलाग्रा नामक रोग हो जाएगा। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है नत्रजन देने से ज्वार में बढ़ती है। तो नत्रजन अगर अधिक मात्रा में हम दे रहे हैं तो HCN की मात्रा बढ़ जाती है। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार की फसल ली जाती है कहाँ पर, महाराष्ट्र में।
और 11 नंबर पॉइंट कह रहा है पेलाग्रा रोग होता है। तो ज्वार में प्रोसिक ज्वार के अंदर दोस्तों ल्यूसीन की अधिकता के कारण या ल्यूसीन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण या अधिक खाए जाने के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। 12 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ज्वार की पौधों की संख्या बताना है, 1 हेक्टेयर में कितने संख्या लगेंगे। तो ज्वार के पौधों की जो संख्या 1 हेक्टेयर में 1.5 लाख से लेकर 2 लाख संख्या देखने को मिलता है। 13 नंबर इसमें पॉइंट कर रहा है कि ज्वार की फसल में शर्करा की मात्रा होती है। तो 17% शर्करा पाई जाती है ज्वार की फसल के अंदर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेज बनाने के लिए ज्वार की फसल काटते हैं। तो अगर साइलेज बनाने के पर्पज़ से ज्वार की फसल को काटना है तो 60 दिन बाद या पुष्प आने से पहले हम इसकी कटाई कर देते हैं। 15 नंबर पॉइंट कह रहा है ज्वार का भयानक कीट कौन सा है। तो ज्वार का भयानक कीट हो जाएगा तना बेधक कीट और सूट फ्लाई, दोनों ही याद रखना है। इसके बाद देखेंगे 16 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूट फ्लाई का निदान किससे करते हैं। तो सूट फ्लाई का जो निदान है दोस्तों अगेती बुआई करके अधिक बीज दर काम में लेते हैं और मछली का चूरा खेत में डालते हैं और दानेदार कीटनाशी प्रयुक्त करते हैं। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं सूट फ्लाई को। ज्वार का प्रमुख व्याधि कौन सा है। तो ज्वार का जो प्रमुख रोग है दोस्तों वो ग्रेन स्मिट हो जाएगा, यहाँ पर याद रखेंगे। ज्वार को कहते हैं, तो ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहते हैं, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मोटे अनाजों का राजा कौन है, तो ज्वार हो जाएगा। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है ज्वार में बनने वाला जहरीला रसायन कौन सा है, वो HCN हो जाएगा। 18 नंबर पॉइंट कह रहा है HCN की मात्रा अधिक होती है तो नई पत्तियों में अधिक होती है। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है ज्वार की प्रथम संकर किस्म निकाली गई। तो ये CSH1 ये निकाली गई थी 1964 में। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। कल हम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे दलहनी फसलें, जिसके अंदर हम मोट पढ़ेंगे, चना पढ़ेंगे, लोबिया पढ़ेंगे और मसूर, उड़द, इन सब क्रॉपों को कल की क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।